नमस्कार दोस्तों, एडी सिविल सर्विसेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंतर्गत लेक्चर 6 पे चर्चा करेंगे और ये हमारा सर्वाइवल सीरीज का लेक्चर 6 है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, प्राकृतिक रबड़ का बहुलक यानी कि पॉलीमर है तो ये आइसोप्रीन है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें नोट में देख लीजिए कि बहुलकीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जुड़कर अ, कई कई होता है, मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कोई लिखा गया है, अधिक अणुभार वाला बड़ा अणु बनाते हैं। आइसोप्रीन एक रंगीन द्रव है जो पेट्रोलियम के भंजक आसवन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो ये पॉलीएमाइड जो है प्रयुक्त होता है, पॉलीएमाइड। नेक्स्ट, पॉलीएमाइड एक सिंथेटिक फाइबर है, इसका ब्रांड नाम केल्वर है। तो यह भी याद रखिएगा कि पॉलीएमाइड को ही केवलर के रूप में भी जाना जाता है। और बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में पॉलीकार्बोनेट, खिड़की अगर पूछेगा बनाने के लिए तो पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, टेफ्लॉन का सामान्य नाम है, तो टेफ्लॉन का सामान्य नाम है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। और यह भी इम्पोर्टेंट है कि पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन एक संश्लेषित फ्लोरो बहुलक है। इसका साधारण नाम टेफ्लॉन है। मुख्यतः इसका उपयोग बर्तनों पर न चिपकने वाली नॉन स्टिक सतह के रूप में किया जाता है। तो ये इसका यूज जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट, बेकेलाइट किसके संघनन से बनता है? तो बेकेलाइट जो है फिनॉल और फार्मेल्डिहाइड फिनॉल और फार्मेल्डिहाइड ये दोनों के संघनन से मिलकर बनता है। और इसकी खोज जो है बेकलैंड ने की थी 1907 में। फिनॉल और फार्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया के फलस्वरूप बेकेलाइट को निर्माण किया गया था। नेक्स्ट, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने पर थकावट महसूस होती है? तो लैक्टिक एसिड जो है इसके जमा हो जाने से मांसपेशियों में थकावट महसूस होती है। नेक्स्ट, ये सूची 1 दिया हुआ है जिसमें अम्ल दिया हुआ है और सूची 2 में पदार्थ दिया हुआ है कि ये अम्ल जो है किस पदार्थ में पाया जाता है। तो लैक्टिक अम्ल जो है ये दूध में पाया जाता है और बेसिकली जो दूध खट्टा हो जाता है जिसके कारण से दूध फट जाता है, तो लैक्टिक एसिड के ही कारण से ये दूध जो है फट जाता है। नेक्स्ट, एसिटिक अम्ल ये सिरका में पाया जाता है और अचार वगैरह में भी एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट, साइट्रिक अम्ल ये नींबू में पाया जाता है, जो भी खट्टे मैक्सिमम जो फल होते हैं उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ब्यूटारिक अम्ल ये दुर्गंध युक्त मक्खन जो होता है, याद रखिएगा मक्खन को बटर के रूप में जाना जाता है, तो ब्यूटारिक याद रखिएगा ट्रिक से। नेक्स्ट, मौलिक अम्ल ये सेब में पाया जाता है और कार्बोनिक अम्ल ये शीतल पेय एवं सोडा वाटर, ये जो भी हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, कार्बोनिक अम्ल। और फार्मिक अम्ल जो होता है, जो चींटी होती है जब काटती है तो वो फार्मिक अम्ल जो है छोड़ती है वहाँ पर, तो ये चींटी में पाया जाता है फार्मिक अम्ल। नेक्स्ट, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? तो फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल जो है प्रयुक्त होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटिक अम्ल को सिरके के रूप में जाना जाता है। और यह भी याद रखिए कि सिरका जो है एसिटिक अम्ल का जलीय घोल है और ये यहाँ पर एसिटिक अम्ल का फार्मूला दिया हुआ है CH3COOH। नेक्स्ट, खानों में अधिकतम, खानों से मतलब यहाँ पर माइनिंग से है, खानों में अधिकतम विस्फोट निम्न में से किसके मिलने से होता है? तो ये मीथेन के साथ जब वायु जो है मिल जाती है, एयर जो मिल जाती है मीथेन के साथ, तब जो है विस्फोट की संभावना बढ़ जाती है। किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? तो ये जो है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, इसको शॉर्ट नाम में GNG के रूप में भी जाना जाता है, कहीं कहीं शॉर्ट नेम भी दे सकता है एग्जाम में, या दिया हुआ भी है। तो याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण विस्फोटक का नाम याद रखिएगा, जैसे कि ट्राई नाइट्रो टालुइन, इसको शॉर्ट नेम में TNT के रूप में जाना जाता है। और दूसरा है साइक्लो ट्राईमेथिलीन ट्राइनाइट्रामीन यानी कि RDX जो है उसका फुल फॉर्म ये है, याद रखिएगा। और RDX को साइक्लोनाइट के रूप में भी जाना जाता है, साइक्लोनाइट के रूप में भी RDX को जाना जाता है। और इसके खोजकर्ता जो है वो जॉर्ज फ्रेडरिक हाइनिंग है,
तो इसके खोजकर्ता भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक है, तो ये ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट है। डायनामाइट के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायन कौन सा है? ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट। और यह भी याद रखिएगा कि ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट को नाइट्रोग्लिसरीन भी कहा जाता है। यह एक भारी रंगहीन तैलीय विस्फोटक तरल पदार्थ है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि डायनामाइट का आविष्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल ने की थी, और इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। नेक्स्ट, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, तो ये प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है? मीथेन है। और प्राकृतिक गैस में मीथेन की मात्रा लगभग कितना % पाई जाती है? तो 80% पाई जाती है। नेक्स्ट, किस गैस का अधिकतम ईंधन मान होता है? तो ये हाइड्रोजन जो गैस होती है, इसका जो ईंधन मान जो होता है सर्वाधिक होता है। और यह भी याद रखिएगा कि ईंधन मान क्या होता है? किसी ईंधन का ऊष्मीय मान ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस ईंधन के 1 ग्राम को वायु या ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के पश्चात प्राप्त होती है। हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में तथा उच्च ताप उत्पन्न करने वाले ज्वालकों में किया जाता है, तो इसका उपयोग भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है। किसकी गुणवत्ता का माप है? तो पेट्रोल का। ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता का मापक है? तो ये पेट्रोल का। और सीटेन जो है ये याद रखिएगा, ये डीजल का है। सीटेन किसका है? डीजल का। नेक्स्ट, बायोगैस में मुख्यतः होती है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये दोनों जो है मुख्य रूप से पाई जाती है। और अगर पूछेगा कि बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है, केवल मुख्य घटक पूछेगा तो ये मीथेन होगा। ठीक है, इसका मेन कारण यह है कि लगभग 50 से 75% जो है मीथेन जो है बायोगैस में पाया जाता है। नेक्स्ट, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी का मुख्य आधार घटक क्या है? तो ये ब्यूटेन है। एलपीजी में मुख्य घटक कौन सा होता है? ब्यूटेन। और इसके नोट में देख लीजिए कि घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी अर्थात तरलीकृत पेट्रोलियम गैस हाइड्रोकार्बन गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण है। इसमें मुख्यतः प्रोपेन C3H8 तथा ब्यूटेन C4H10 का मिश्रण होता है। एलपीजी के रिसाव की पहचान के लिए उसमें कुछ गंधक युक्त पदार्थ जैसे कि मरकप्टेन आदि मिलाया जाता है। तो यह भी याद रखिएगा कि इसके गंध की पहचान करने के लिए कौन सा मरकप्टेन मिलाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, ये सूची 1 सूची 2 दिया हुआ है। ईंधन गैस दिया हुआ है एक तरफ और दूसरे तरफ प्रमुख उसके घटक दिया गया है। तो सीएनजी जो है इसमें प्रमुख इसके घटक कौन सा है? मीथेन और इथेन। एलपीजी इसके प्रमुख घटक कौन से हैं? ब्यूटेन और प्रोपेन। इसी तरह से कोल गैस हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। और वाटर गैस ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो ये जो इम्पोर्टेंट है सूची, ये पूरी सूची आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, गैसोहॉल है। गैसोहॉल क्या है? तो ये एथिल एल्कोहल और पेट्रोल का ये मिश्रण है, जिसमें एथिल एल्कोहल जो है लगभग 10% और पेट्रोल जो है 90% पाया जाता है गैसोहॉल में। ठीक। नेक्स्ट, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो क्या क्या प्रयोग में लाया जाता है? तो लेड टेट्रा एथिल का प्रयोग इसमें किया जाता है नॉकिंग से बचने के लिए, लेड टेट्रा एथिल। नेक्स्ट, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु किस रसायन को प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट को उपयोग किया जाता है इसके परिरक्षण के लिए, खाद्य पदार्थों के, सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट, शहद का प्रमुख घटक है। तो शहद का प्रमुख घटक जो है फ्रक्टोज है, और इसको फल शर्करा के रूप में भी जाना जाता है। और फ्रक्टोज के बारे में यह भी याद रखिएगा कि सबसे मीठी चीनी जो है फ्रक्टोज होती है। और फ्रक्टोज जो एक प्राकृतिक मोनोसेक्राइड्स है जो लगभग सभी फलों, शहद और कुछ सब्जियों में पाया जाता है। नेक्स्ट, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो ये पेड़ से मिलती है एस्पिरिन। एस्पिरिन पेड़ के लैक्टेस से प्राप्त होता है जो एंटीपायरेटिक के रूप में ज्वर होने पर दी जाती है। यह वेदना निवारक का भी कार्य करती है। यह वेदना निवारक का भी कार्य करती है, यह भी इम्पोर्टेंट है। दूध उदाहरण है एक, तो ये इमल्सन का उदाहरण है जिसको पायस भी बोला जाता है। और यह भी याद रखिए कि दूध में विटामिन सी को छोड़कर लगभग सभी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, यानी कि दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन सी जो है खट्टे चीज़ों में पाया जाता है। नेक्स्ट, लौंग के तेल का कौन सा एक प्रमुख घटक है? तो यूजेनॉल जो है लौंग के तेल का एक प्रमुख घटक है, यूजेनॉल। नेक्स्ट, कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? तो वनस्पति तेल जो है साबुन
बनाने में प्रयुक्त होता है। और यह भी याद रखिएगा कि साबुन ग्रीज को पैसिक कारक द्वारा हटाता है, इसको इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। पैसिक कारक द्वारा हटाता है जिसको कि इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट यूरिया है, तो यूरिया क्या है? एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है यूरिया। और यूरिया में याद रखिएगा कि उपस्थित होने वाले तत्व कौन से हैं? तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में पाया जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यूरिया में नाइट्रोजन जो है किस रूप में पाया जाता है? तो एमाइड के रूप में, एमाइड। नेक्स्ट, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है, तो नाइट्रेट के रूप में पौधे जो है नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं, नाइट्रेट। नेक्स्ट, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है, तो एलिथ्रीन। एलिथ्रीन जो है मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है, एलिथ्रीन। मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो पायरेथ्रम का यूज किया जाता है मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में। और इसके बारे में यह भी याद रखिएगा कि पायरेथ्रम एक प्राकृतिक कीटनाशक है जो मच्छरों के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर उन्हें प्रतिकर्षित करता है। नेक्स्ट, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो ये पोटेशियम साइनाइड से बनता है। चूहे मारने का जहर किससे बनता है? पोटेशियम साइनाइड से। नेक्स्ट, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसके उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म की उम्र का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग का यूज किया जाता है। ठीक इसी तरह से और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसी प्रकार से रेडियोधर्मी डेटिंग के द्वारा चट्टानों की आयु का पता लगाया जाता है। चट्टान कितने साल पुराना है, उसकी उम्र कितनी है, ये किसके द्वारा पता किया जाता है? तो रेडियोधर्मी डेटिंग के द्वारा। और ठीक इसी तरह से पृथ्वी का आयु का अगर मापन करना है तो ये यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? यूरेनियम विधि द्वारा पृथ्वी की आयु का पता किया जाता है। तो 3 चीज़ याद रखिएगा। अगर फॉसिल्स का पूछेगा तो कार्बन डेटिंग, इसी तरह से चट्टान की पूछेगा तो रेडियोधर्मी डेटिंग, और पृथ्वी की आयु का पूछेगा तो यूरेनियम विधि। नेक्स्ट, मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या है? तो अमोनिया के कारण से जो है वहाँ पे काफ़ी गंदी दुर्गंध आती है और नाक में चुभती है मूत्रालयों के पास में अमोनिया के कारण से। नेक्स्ट, सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि यहाँ पर ये किस रूप में जाना जाता है? तो ये जो है हॉर्न सिल्वर जो है, सिल्वर क्लोराइड, ये इससे मिलान है। कृत्रिम वर्षा के लिए कौन सा जिम्मेदार है? तो सिल्वर आयोडाइड। चूहे का विष, जिंक फास्फाइड। और फिलोस्फर ऊन जो है किसको कहा जाता है? जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। फिलोस्फर ऊन याद रखिएगा, जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट, किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? तो टाइटेनियम को टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। टाइटेनियम के बारे में याद रखिएगा, टाइटेनियम स्टील से कई गुना हल्की और कई गुना मजबूत मिश्रित धातु है। यह काफ़ी गर्मी सहन कर सकती है और इसमें कभी जंग नहीं लगती है, इसी कारण से इसको भविष्य का धातु कहा जाता है। ये काफ़ी भविष्य में इसका उपयोग जो है महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। नेक्स्ट, लाल स्याही बनाई जाती है, तो इयोसिन से लाल स्याही बनाई जाती है, इयोसिन। नेक्स्ट, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है, सिंदूर जो है रासायनिक दृष्टि से किस रूप में जाना जाता है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड के रूप में, HgS, मर्क्यूरिक सल्फाइड के रूप में सिंदूर को जाना जाता है। नेक्स्ट, माचिस यानी कि दिया सलाई बनाने में मुख्य वस्तुओं एलिमेंट्स में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो फास्फोरस का यूज किया जाता है दिया सलाई के रूप में बनाने में, फास्फोरस याद रखिएगा। और यह भी याद रखिएगा कि दिया सलाई माचिस में लाल फास्फोरस और फास्फोरस से ट्राइसल्फाइड का उपयोग किया जाता है, लाल फास्फोरस और फास्फोरस से ट्राइसल्फाइड का। नेक्स्ट, वह तत्व जिसे कि वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो वह स्वतः दीप्त हो उठता है, कौन सा है? तो श्वेत फास्फोरस है। नेक्स्ट, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है तो अमोनियम क्लोराइड होता है। समान शुष्क सेल में एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, H2SO4 होता है। एक कार बैटरी के रूप में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट, और आज का लास्ट क्वेश्चन कि शुष्क सेल बैटरी में से किनका विद्युत अपघट्य यानी कि इलेक्ट्रोलिट्स के रूप में प्रयोग होता है? तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन में टोटल हम लोगों ने 41 क्वेश्चन का डिस्कशन किया,
और इसी के साथ ये जो केमिस्ट्री का जो हमारा सेक्शन जो था ये समाप्त हो गया है। और कल से हम लोग फिजिक्स के नए सब्जेक्ट पे हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।